कहते हैं मुर्दे कभी बोलते नहीं, लेकिन कभी कभी इतिहास की कब्र से कुछ ऐसी चीखें बाहर आती हैं जो जिंदा लोगों की नींद हराम कर देती है। 18 सितंबर 2022 उत्तराखंड की वो काली रात जब एक 19 साल की बहन अंकिता भंडारी ऋषिकेश की एक ठंडी नहर में हमेशा के लिए खामोश कर दी गई थी, जिसकी हत्या के आरोप में कोर्ट ने पुलकित आर्य और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा तो सुना दी, लेकिन एक ऐसा सवाल जो उस दिन भी चीख रहा था और आज भी गूंज रहा है, कौन था वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया, वो वीआईपी जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए पुलकित आर्य ने एक बेटी की बलि चढ़ा दी। 3 साल तक सिस्टम ने, सरकार ने और पुलिस ने इस नाम को ऐसे छिपाया जैसे कोई नेशनल इशू हो। प्यारे साथियों, नमस्कार। सच कहते हैं पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। आज सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसे उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। एक महिला जिसका नाम उर्मिला सनावर है, जो खुद को भाजपा के एक पूर्व विधायक की पत्नी बताती है। उन्होंने इस केस से जुड़े एक ऐसे नाम को उजागर किया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। अंकिता भंडारी का जो लड़का बंदा है वो विनोद आर्य, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंदा है। अंकिता भंडारी को उसे प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया। उसने जाने की उसने सुसाइड कर दी। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल में बता रहे थे ना आप, जहाँ गए थे घूमने? हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर बाइगर में मैंने दिखाया था, जहाँ रिजॉर्ट है। अंकिता भंडारी थी उसमें, और वो पार्टी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर हम दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। आज के इस वीडियो में हम उस वायरल ऑडियो क्लिप और वीडियो का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम उस नाम के बारे में भी जानेंगे जिसे गट्टू कहा जा रहा है, और हम वापस चलेंगे उस वंतरा रिसोर्ट में और समझेंगे कि क्यों उस रिसोर्ट पर रातों रात बुलडोजर चलाया गया था। क्या वो बुलडोजर न्याय के लिए था या उस वीआईपी के सबूत मिटाने के लिए? साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल ऑडियो क्लिप और वीडियो की जिसने इस ठंडे पड़ चुके केस में आग लगा दी है। 22 दिसंबर को अचानक एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लगता है जिसका नाम उर्मिला सनावर है। यह कोई आम महिला नहीं है, यह टीवी एक्ट्रेस होने के साथ साथ हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी होने का दावा करती है। जून 2025 में भाजपा ने सुरेश राठौड़ को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। वजह थी उनका उर्मिला सनावर, जो अब वायरल वीडियो में आरोप लगा रही है, के साथ कथित दूसरी शादी का विवाद। हालांकि सुरेश राठौड़ इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं, लेकिन जो ऑडियो और वीडियो सामने आए हैं उसमें जो बातें हो रही हैं वो ब्लैकमेलिंग नहीं बल्कि एक कबूलनामा, कन्फेशन लगती है। सुरेश राठौड़ कहते हैं वो विनोद आर्य का बेटा है, यानी पुलकित आर्य। अंकिता को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को सर्विस देगी, रात को उसके साथ सोगी। जी हाँ, आपने सही सुना, दुष्यंत। और आगे वो कहते हैं अगर पार्टी पल्ला झाड़ लेती है तो पार्टी गिर जाती। यहाँ किस पार्टी की बात हो रही है आप समझ सकते हो। साथियों, सोचिए यह कितनी बड़ी बात है। एक पूर्व विधायक जो सिस्टम का हिस्सा रहा है, वो प्राइवेट बातचीत में कह रहा है कि अगर उस वीआईपी का नाम बाहर आ जाता तो पूरी सरकार गिर जाती। उस ऑडियो में 2 नाम बहुत साफ तौर पर लिए गए हैं, दुष्यंत गौतम और अजय कुमार। दुष्यंत गौतम जो भाजपा के वर्तमान में राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी हैं। एक ऑडियो में उन्हें गट्टू के नाम से बुलाया गया है, और अजय कुमार प्रदेश महामंत्री संगठन यानी स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यह भाजपा में बहुत ताकतवर पद होता है क्योंकि इसे पार्टी और संघ आरएसएस के बीच की कड़ी माना जाता है। सुरेश राठौड़ कह रहे हैं कि वो वीआईपी कोई और नहीं बल्कि यही गट्टू था जो उस दिन रिसोर्ट में आने वाला था या आ चुका था। अब आप उस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। जब अंकिता की हत्या हुई तो लोग और परिवार वाले सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन रातों रात धामी सरकार ने सीबीआई जांच से मना कर दिया और एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। क्यों? इस वायरल ऑडियो में इसका भी जवाब है। राठौड़ कह रहे हैं अरे भैया, सीबीआई है, पार्टी बचा लेती है, सीबीआई क्या करेगी, महामंत्री है वो। पार्टी बचा लेती है, सीबीआई क्या करेगी, महामंत्री है वो। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा है उसको, यह लाइन मुख्यमंत्री ने बचा रखा है उसको, यह लाइन साबित करती है कि अंकिता भंडारी को न्याय न मिलना, पुलिस की ढिलाई और सबूतों का मिटना, यह सब कोई गलती नहीं थी, यह एक साजिश थी, एक बड़े नेता को बचाने की साजिश। उर्मिला सनावर ने तो यहाँ तक दावा किया है कि पुलिस अब उसे हंट कर रही है, उसे डरा रही है क्योंकि उसने वो राज खोल दिया है जो 3 साल से दफन था।
मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि जब उर्मिला सनावर ने खुद कह दिया है कि उत्तराखंड सरकार और पुलिस मुझे जहां भी बुलाएगी मैं आ जाऊंगी, तो फिर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अब जब हमारे सामने वीआईपी का एक संभावित चेहरा आ चुका है तो चलिए वापस चलते हैं 2022 में और देखते हैं आखिर अंकिता के साथ हुआ क्या था। यह समझना जरूरी है ताकि आप जान सकें कि एक गरीब घर की बेटी कैसे अमीरों की हवस और सत्ता के नशे का शिकार बनी। अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल के डोब श्रीकोट गांव की एक सीधी सादी लड़की। पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने तंगहाली में भी बेटी को पढ़ाया। अंकिता के सपने बड़े थे, लेकिन कोरोना में पिता की नौकरी छूटने और कॉलेज फीस ना भर पाने के कारण उसे अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा। सोचिए, उस मजबूरी को फीस ना जमा कर पाने के कारण किसी के सपने अधूरे रह गए। जब चारों तरफ अंधेरा था तब कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, पुष्पदीप। जम्मू का रहने वाला पुष्पदीप, जो सितंबर 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए अंकिता की जिंदगी में आया था। कहने को यह सोशल मीडिया की दोस्ती थी, लेकिन वक्त के साथ यह भरोसा इतना गहरा हो गया कि अंकिता ने अपने परिवार की तंगी और अपनी मजबूरी को सबसे पहले उसी से साझा किया। उसने कहा, पुष्प, मुझे किसी भी हाल में एक नौकरी चाहिए। अंकिता की मदद करने के लिए पुष्पदीप ने इंटरनेट पर नौकरी ढूंढनी शुरू की और तभी उसकी नज़र एक विज्ञापन पर टिकी। यह विज्ञापन वंतरा रिसोर्ट का था, जो एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए था। साथियों, यहाँ गौर कीजिएगा, शैतान अक्सर लुभावने चेहरे के पीछे छुपकर आता है। उस विज्ञापन में नौकरी के साथ एक बहुत ही अजीब सी शर्त जुड़ी थी। यह नौकरी केवल उन लड़कियों के लिए है जो रिसोर्ट के अंदर ही रहने को तैयार हो। सोचिए, यह लाइन खतरे की कितनी बड़ी घंटी थी, लेकिन अंकिता की मासूमियत और पुष्पदीप के भोलेपन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि रिसोर्ट ऋषिकेश के शहरी इलाकों से दूर जंगल के बीचों बीच सुनसान इलाके में है, इसलिए शायद मालिक सुरक्षा के लिहाज से या काम की वजह से उन्हें वहां रुकने को कह रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह कोई शर्त नहीं बल्कि पुलकित आर्य का बिछाया हुआ एक हनी ट्रैप था। वह एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक शिकार ढूंढ रहा था। पुष्पदीप ने ही पुलकित आर्य मालिक से बात की। फोन पर ही अंकिता का इंटरव्यू हुआ और 28 अगस्त 2022 की तारीख को अंकिता की किस्मत का फैसला हो गया और 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी के साथ उसकी नौकरी पक्की हो गई। 1 सितंबर को अंकिता के पिता उसे छोड़ने रिसोर्ट गए। जब अंकिता अपना बैग लेकर उस रिसोर्ट की दहलीज पर पहुंची तो उसे लगा कि उसके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो अपनी रोजी रोटी का जरिया समझ रही है, असल में वह उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि वह रिसोर्ट अय्यासी का अड्डा था। अब मैं आपको पुलिस की फाइलों और चार्जशीट के उन पन्नों पर ले चलता हूं जहां गवाहों के बयान दर्ज हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस रिसोर्ट के अंदर अंकिता के मौत से पहले की घटनाओं को देखा था। शुरुआत होती है अंकिता के रिसोर्ट पहुंचने की पहली ही रात से, यानी 1 सितंबर से। अभी नौकरी की स्याही सूखी भी नहीं थी कि एक शराबी गेस्ट ने अंकिता को जबरन गले लगाने की कोशिश की। अंकिता सहम गई, उसने विरोध किया और यह बात तुरंत रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य को बताया। पुलकित आर्य ने इस बात को यह कहकर टाल देता है कि गेस्ट नशे में था, शायद इसीलिए गलती हो गई हो। अंकिता ने यह बात फोन पर अपने दोस्त पुष्पदीप को भी बताई, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 10 सितंबर आते आते पुलकित का असली चेहरा सामने आने लगा। दरअसल एक रात रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और स्टाफ मेंबर अंकित गुप्ता अंकिता के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके कमरे में बैठकर शराब पीते हैं। अंकिता ने रोते हुए पुष्प को फोन किया, लेकिन जब पुलकित को भनक लगी तो उसने अंकिता का फोन छीन लिया। उसने अंकिता को बाहरी दुनिया से काटने की कोशिश की। स्टाफ की गवाही देखिए। रिसोर्ट में आयुष नाम का एक इलेक्ट्रीशियन था। अंकिता ने उसे मैसेज भेजा था जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उसने लिखा था, आयुष, ये लोग बहुत गंदे हैं, हवस के पुजारी हैं, मुझे यहाँ काम नहीं करना, मेरे लिए कोई जॉब हो तो बताओ। उसने साफ बताया था कि पुलकित ने शराब के नशे में उसे किस करने की कोशिश की थी। इसी बीच अंकिता ने जॉब छोड़ने का पूरा मन बना लिया था और फिर आया वो गेम चेंजिंग मैसेज 17 सितंबर को। अंकिता ने पुष्प को बताया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उसने लिखा, अंकित गुप्ता मेरे पास आया था, वो कह रहा है कि मंडे को एक वीआईपी गेस्ट आ रहा है, तुम्हें उसे एक्स्ट्रा सर्विस देनी होगी। अंकिता का जवाब एक तमाचा था उन अमीरों के मुंह पर। उसने लिखा, मैं गरीब हूं तो क्या 10,000 रुपए में बिक जाऊंगी। साथियों, थोड़ा ध्यान से समझिए। अंकिता ने मैसेज में लिखा, मंडे को गेस्ट आएगा, और संडे 18 सितंबर की रात को उसे रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि उसने उस वीआईपी की सेवा करने से मना कर दिया था। अब सवाल वही है, आज वायरल हो रहे वीडियो में जिस गट्टू या दुष्यंत गौतम का नाम उछाला जा रहा है, क्या वो सोमवार को आने वाला वही वीआईपी था? यह जांच का विषय है। हालांकि ऑडियो क्लिप में तो साफ साफ गट्टू यानी कि दुष्यंत गौतम का नाम लिया जा रहा है। अब हम चलते हैं उस काली शाम पर जब अंकिता की जिंदगी का फैसला हुआ। शाम के 5:30 बजे तक अंकिता ठान चुकी थी
कि अब वह एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगी। यहाँ गवाहों की कड़ियाँ कैसे जुड़ती है, इसे ध्यान से देखिए। अंकिता ने अपना बैग पैक कर लिया और उसे बाहर ले जाने के लिए स्टाफ सौरभ बिष्ट को कॉल किया। सौरभ उस वक्त गाड़ी चला रहा था, इसलिए फोन उसके बगल में बैठे करण ने उठाया। अंकिता की रोती हुई आवाज सुनकर करण समझ गया कि मामला गंभीर है। चूंकि वो खुद बाहर था, उसने तुरंत चंद्रकिरण इलेक्ट्रीशियन से कहा कि भाई मैम का बैग गेट पर रखवा दे। जब चंद्रकिरण वहां पहुंचा तो उसने देखा अंकिता डरी हुई दरवाजे के पास खड़ी है, लेकिन तभी आरोपी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर वहां आ धमके। उन्होंने चंद्रकिरण को यह कहकर वहां से भगा दिया कि यहाँ तुम्हारा क्या काम, जाओ जाकर मोटर चेक करो। फिर कुछ देर बाद हाउसकीपिंग का काम करने वाले अभिनव और कुश, जो अंकिता के कमरे के पास से गुजर रहे थे, इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि अंकिता कमरे के बाहर फोन पर किसी से मदद मांग रही थी, चिल्ला रही थी, मेरी हेल्प करो। लेकिन तभी पुलकित आर्य वहां आया। उसने अंकिता का फोन छीन लिया और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती कमरे में ले गया। अभिनव ने पुलिस को बताया कि उस वक्त अंकित गुप्ता अजीब हरकतें कर रहा था, वो शायद नशे में था और वहां नाच रहा था। शाम के करीब 8 बजे अंकिता ने पुष्प को कॉल किया और बताया, पुलकित ने मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरा मुंह दबाया है, पर पुष्प से ज़्यादा बातें ना कर पाई। यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, इतनी बदतमीजी के बाद अंकिता उनके साथ बाहर घूमकर जाने को तैयार क्यों हुई? पुलिस की जांच बताती है कि जब पुलकित को लगा कि अंकिता अब चुप नहीं बैठेगी तो उसने गुड बॉय बनने का नाटक किया। उसने माफ़ी मांगी और कहा, ठीक है तुम नौकरी छोड़ देना, लेकिन अभी बहुत गुस्से में हो, चलो हम ऋषिकेश तक ड्राइव पर चलते हैं, कुछ खाएंगे, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा और हम बात कर लेंगे। अंकिता शायद उस बंद कमरे के डर से भागना चाहती थी। उसे लगा कि बाहर सार्वजनिक जगह पर वो सुरक्षित होगी, इसलिए वो उनके साथ बाइक पर बैठकर घूमने चली गई। सीसीटीवी फुटेज और जांच से पता चला कि करीब रात के 8:30 बजे ये लोग ऋषिकेश एम्स के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक दुकान पर कुछ खाया पिया। यह बात इसीलिए अहम है क्योंकि अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पेट में अधपचा खाना मिला था। इसका मतलब है कि नहर में गिरने से ठीक पहले वो जिंदा थी और उसने खाना खाया था। फिर वापस लौटते हुए करीब रात के 9 बजे चीला बैराज चेक पोस्ट को पार करके वे सभी चीला नहर के किनारे एक सुनसान जगह पर बाइक को रोकते हैं और अंकिता के साथ मारपीट करके उस 19 साल की जान को ठंडे पानी में धक्का दे देते हैं। वो डूबती रही और वो तीनों वहां से वापस रिसोर्ट आ गए। आकर क्या किया? आकर उन्होंने एक सेफ मनवीर द्वारा बनाए गए मलाई कोफ्ता और चिकन को खाया। सोचिए उस वहसीपन की हद, एक लड़की को मारकर वो सुकून से खाना खा रहे थे। सेफ मनवीर ने यह भी बताया कि अंकिता मैडम को कमरे में खाना ले जाकर देने के लिए उस दिन अंकित गुप्ता खुद किचन में आया था, जबकि ऐसा नहीं होता था क्योंकि रूम में खाना वगैरह देने के लिए दूसरे स्टाफ के मेंबर थे, पर उस दिन अंकित आया था। मनवीर ने यह भी बताया कि जब सुबह सबको पता चले कि मैडम अपने कमरे में नहीं है तो सब लोग उसे ढूंढने लगे और वह खुद भी बाइक लेकर आसपास के क्षेत्रों में अंकिता को ढूंढने लगा, पर वह मिली नहीं। उसने यह भी बताया कि जब वह मैडम के कमरे में गया तो वहां पर रात में जो अंकित गुप्ता प्लेट में खाना लेकर गया था वो ऐसे ही रखा था। हत्या तो 18 सितंबर की रात को हो गई थी, लेकिन असली खेल, असली कवरअप 19 सितंबर की सुबह से शुरू हुआ। अंकिता के पिता को जब यह पता चला कि उसकी बेटी रिसोर्ट से लापता है तो वह रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने थाने भटकते रहे। कभी मुनि की रेती थाना, कभी पौड़ी थाना, तो कभी ऋषिकेश कोतवाली। अंततः 1-2 और थानों में चक्कर लगाने के बाद उन्हें पता चला कि रिसोर्ट का जो एरिया है वह पटवारी चौकी के अंतर्गत आता है। जब अंकिता के पिता 20 सितंबर को रिसोर्ट एरिया के कंडखाल पटवारी चौकी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पटवारी वैभव प्रताप पहले से ही पुलकित आर्य की गोद में बैठा था। पुलकित ने खुद जाकर अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी कि अंकिता निजी संबंधों को लेकर तनाव में थी और अपने आप कहीं चली गई है। अंकिता के पिता को एक और बात पता चलती है कि अभी पटवारी वैभव प्रताप छुट्टी पर है और अभी चार्ज जो है पटवारी विवेक कुमार के पास है। अंकिता के पिता जब विवेक कुमार के ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां पर पहले से ही पुलकित आर्य और उसकी पत्नी और उसके पिता विनोद आर्य, जो भाजपा सरकार में ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और उत्तर प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा के सह प्रभारी भी थे। इसके अलावा अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर भी वहां पहले से मौजूद थे, जिन्होंने पटवारी के साथ मिलकर पहले से ही सेटिंग बना ली थी, क्योंकि जब अंकिता के पिता ने रिपोर्ट लिखने को कहा तो पटवारी ने मना कर दिया, जिसको लेकर वहां मौजूद पुलकित से भी अंकिता के पिता की झड़प हुई थी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आप अंकिता भंडारी के पिता की पूरी इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कि अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उन्हें कितनी भागदौड़ करनी पड़ी थी। अंकिता के पिता के द्वारा कुछ लोगों से संपर्क करने के बाद उनकी रिपोर्ट वहां की लोकल पुलिस द्वारा लिखी जाती है और फिर 22 और 23 सितंबर की रात तक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंकिता के पिता 3 दिन तक भटकते रहे,
अगर उसी दिन पटवारी और पुलिस एक्शन लेती तो शायद कुछ सबूत और मिल जाते। अब बात करते हैं इस केस के सबसे संदिग्ध हिस्से की। 24 सितंबर को अंकिता की बॉडी चीला नहर के बैराज में फंसी मिली थी, पर उससे एक दिन पहले ही यमकेश्वर की भाजपा विधायक रेणु बिष्ट और एसडीएम प्रमोद कुमार एक बुलडोजर लेकर रिसोर्ट पहुंच गए। कहा गया कि हम पाप की कमाई को मिट्टी में मिला देंगे। जनता ने तालियां बजाईं, लेकिन साथियों जरा दिमाग लगाइए, किसी भी मर्डर केस में क्राइम सीन सबसे मैन स्पॉट होता है सबूत जुटाने के लिए, लेकिन पुलिस ने इसे सील नहीं किया और ना ही रेणु बिष्ट को क्राइम सीन को नष्ट करने से रोका, बल्कि प्रशासन ने साथ मिलकर क्राइम सीन को नष्ट किया। यहाँ पर एक खेल और हुआ, बुलडोजर से रिसोर्ट का कौन सा हिस्सा तोड़ा गया? ज़्यादातर अंकिता के कमरे के खिड़की दरवाजे के हिस्से को तोड़ा गया, जहां वो वीआईपी गेस्ट की लिस्ट हो सकती थी, जहां बहुत सारे सबूत मिल सकते थे। उस बुलडोजर ने न्याय नहीं किया, उसने उस वीआईपी को बचाया। अगर वो कमरा रहता तो फॉरेंसिक जांच में पता चलता कि वहां कौन कौन आया था या आने वाला था। बुलडोजर की प्रक्रिया खत्म होने के बाद उसी रात रिसोर्ट के पीछे वाली आयुर्वेदिक फैक्ट्री में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। बचे खुचे सबूत भी राख हो गए। पुलिस ने अंकिता का अंतिम संस्कार बहुत जल्दी में कराया। पुलिस ने परिवार को बॉडी ठीक से नहीं दिखाई। अंकिता की मां ने कहा कि उन्हें मेरी बेटी का चेहरा भी मुझे नहीं दिखाया। एसडीएम और एसपी ने अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह पर दबाव बनाकर जल्दी से जल्दी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दिया। यह हड़बड़ी क्यों थी? पुलिस और सिस्टम क्या छुपाना चाहते थे? पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि अंकिता की मौत डूबने से हुई और शरीर पर चोट के निशान थे। रेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने यह भी कहा रेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पानी में ज़्यादा दिन तक बॉडी के रहने की वजह से सबूत मिट सकते हैं। अब वापस आते हैं आज के हालात पर। सुरेश राठौड़ के वायरल ऑडियो ने उस सवाल का जवाब दे दिया है जो बुलडोजर के मलबे में दब गया था। राठौड़ कह रहे हैं कि दुष्यंत गौतम वो वीआईपी था, हालांकि दुष्यंत गौतम ने इसे नकार दिया है और मानहानि का दावा करने की बात कही है। यह जांच का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि जांच करेगा कौन? एसआईटी? जिस एसआईटी ने 3 साल तक वीआईपी का नाम नहीं खोजा, क्या वो अब सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के खिलाफ जांच निष्पक्ष रूप से करेगी? धामी सरकार उस समय सीबीआई जांच से क्यों डरती रही? अगर राठौड़ का ऑडियो सच है तो डर लाजमी था, क्योंकि अगर सीबीआई आती तो तार देहरादून से जुड़ते हुए दिल्ली तक पहुंचते, पार्टी गिर जाती। यही तो कहा गया ऑडियो में। तो क्या अब सीबीआई जांच के लिए मौजूदा सरकार टीम गठित करेगी? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक समाज के तौर पर हम कहाँ जा रहे हैं? यह मामला सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। यह मामला उस सामंती सोच का है जो ये समझती है कि गरीब की बेटी उपभोग की वस्तु है। अंकिता की गलती सिर्फ यह थी कि वो गरीब थी। अगर वो किसी बड़े अफसर या नेता की बेटी होती तो क्या पुलकित आर्य की हिम्मत होती उसे एक्स्ट्रा सर्विस के कहने के लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के राज में उनकी ही पार्टी के नेता का बेटा उनकी ही पार्टी के संगठन मंत्री के लिए एक बेटी का सौदा कर रहा था। यह कैसा विरोधाभास है? 30 मई 2025 को जज रीना नेगी ने पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्र कैद दी, लेकिन परिवार फांसी मांग रहा था और वो आरोपी जो जेल जाते वक्त हंस रहे थे। वीडियो में देखिए सौरभ भास्कर कैसे मुस्कुरा रहा है और हाथ मिला रहा है जैसे कोई गुनाह नहीं किया है इसने। वो मुस्कुराहट बता रही है कि उन्हें भरोसा है सिस्टम हमारा है, आज हम जेल में हैं, कल पैरोल पर बाहर आ जाएंगे। अंकिता भंडारी आज हमारे बीच नहीं है, उसका शरीर जला दिया गया, उसके कमरे पर बुलडोजर चला दिया गया और उसकी फाइल बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उर्मिला सनावर के इस खुलासे ने हमें एक और मौका दिया है। यह मौका है फिर से सवाल पूछने का और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस वायरल ऑडियो की निष्पक्ष जांच हो। अगर सुरेश राठौड़ की बात सच है तो दुष्यंत गौतम और अजय कुमार जैसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। रेणु बिष्ट से भी सबूत मिटाने के लिए सवाल पूछा जाना चाहिए। अंकिता मेरी या आपकी बहन और बेटी हो सकती थी। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और पुलकित आर्य किसी और अंकिता को वीआईपी को सेवा न देने पर नहर में धक्का दे देगा। उत्तराखंड देवभूमि है, इसे दानव भूमि मत बनने दीजिए। और यह भी याद रखिए, जो सरकारें बेटियों की लाशों पर राजनीति करें और अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दें, उनको चुनने से पहले एक बार जरूर आपको विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।